हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वॉइस क्लियर है? कोई एक कंफर्म करना तो। हेलो। यस सर। ओके। थैंक यू। तो आज आपका पहला डेमो क्लास है जो कि मैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। स्क्रीन शो हो रही है? ओके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से, आपकी फर्स्ट क्लास। ठीक है। तो हम जो भी हम पढ़ेंगे वो हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, जो जो चीज़ें एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बोथ ऑफ द एग्ज़ाम्स। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें कॉन्सेप्ट वाली हैं और सेकंड फैक्चुअल, दोनों चीज़ों पे हमें फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि जो भी पेपर आ रहे हैं, जो भी केवीएस एनवीएस ये हमारे हो गया आपका, ये सारे एग्जाम्स में आपके दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी और जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो हमें ये दोनों को ध्यान रखते हुए प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। तो हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे भी, फिर जो भी फैक्ट हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी आज के लिए हम क्या क्या पढ़ेंगे? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स। तो अभी मैं आपका जो रिसेंट के पेपर्स हैं उनमें बता रहा हूँ। केवीएस में 5 to 6 क्वेश्चंस आपके ओनली डेफिनेशंस के थे, जिसमें आपको डेफिनेशंस के ऑथर के नाम बताने थे। एनवीएस में भी 5 to 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके डेफिनेशन से आए थे, चाहे वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की डेफिनेशन हो, फिजिकल एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, सभी के डेफिनेशंस थे। तो जितने भी डेफिनेशंस हैं याद तो नहीं करना हमें, बट हमें ये बहुत ध्यान रखते हुए उनके ऑथर्स के नाम याद करने हैं कि ये डेफिनेशन किसने दिया हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ना नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं कि डेफिनेशन छोड़ देते हैं, बट हमें डेफिनेशन पे फोकस करना है थोड़ा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन। बहुत इजी है, आपको हर एक सेंटेंस में एक दो वर्ड्स को पकड़ना है और उससे आपको हिंट मिल जाएगा कि ये किस ऑथर ने दिया हुआ है। तो ये बहुत ही छोटा डेफिनेशन है, तो इसमें अगर आप बेसिक फॉर्म भी पकड़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैटवे येव ने दिया हुआ है। ठीक है। सेकेंड, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज is a pedagogical process of sports perfection through which systematic effect on psychophysical performance ability and performance readiness aims at leading the sportsman to high and the highest performance। तो यहाँ पे भी हमें एक दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स पकड़ने हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं साइंटिफिक नॉलेज और पेडागोजिकल प्रोसेस, या तो साइकोफिजिकल परफॉर्मेंस। ठीक है। ये किसने दिया है? हैरे ने दिया हुआ है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये सारी चीज़ें फैक्चुअल बेस्ड हैं, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी कि कौन से डेफिनेशन को किस ऑथर ने दिया हुआ है। थर्ड, सेम है, यहाँ भी आपको दो तीन वर्ड्स पकड़ने हैं। यहाँ पे आप प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक ले लो, ये किसने दिया है? स्कैनेबल ने दिया हुआ है। ठीक है।
Next, sports training is a pedagogical process based on scientific principles aiming at preparing sportsmen for higher performance in sports competitions. ये दिया हुआ है आपका हरदयाल सिंह ने। तो आप देखोगे दो या तीन डेफिनेशंस में सेम जैसे हैं, पेडागोजिकल प्रोसेस हो गया, साइंटिफिक प्रिंसिपल हो गया, तो आपको डिफरेंट वर्ड्स पकड़ने हैं जिससे आप ऑथर को पहचान सको। ठीक है। Fifth, sports training is planned and controlled process in which, for achieving a goal, changes in complex sports performance, ability to act, and behavior are made through measures of content, methods, and organization। ये दिया है आपका मार्टिन ने। तो यहाँ आप कंट्रोल्ड प्रोसेस ले सकते हो, इसके थ्रू आप मार्टिन का नाम याद रखना। ठीक है। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में जितने भी सोर्सेस रेफरेंस मैंने देखे हैं, ये 5 डेफिनेशंस मिले हैं। ठीक है। तो आप इन पांचों को ध्यान से देखना और इनके ऑथर्स के नाम याद रखना। ठीक है। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स। 4 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट है फिजिकल प्रिपरेशन, टेक्निकल प्रिपरेशन, टैक्टिकल एंड मेंटल। तो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज। आप मुझे ये बताओ कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग, हमने ट्रेनिंग स्टार्ट किया, ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद इसका सीक्वेंस क्या होगा। कौन सा प्रिपरेशन हम पहले करेंगे, उसके बाद दूसरा करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर करेंगे। तो आप कोई भी माइक ऑन करके मुझे बता दें कि इसका सीक्वेंस क्या रहेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो। एनीवन? राहुल कुशवाहा, हाँ बताइए। 4 1 2 3। 4 1 2 3। ओके। एनीवन एल्स? ओके। तो इसका सीक्वेंस जो है, जो दिया हुआ है वैसे ही होगा। ठीक है। सबसे पहले हम फिजिकल प्रिपरेशन करेंगे, देन टेक्निकल, उसके बाद टैक्टिकल, और फिर मेंटल प्रिपरेशन। अब ऐसा क्यों, ये भी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट आता है, उसको आपको सिखाना है कोई भी गेम। मान लेते हैं वो, उसे आपको टेनिस सिखाना है, ठीक है। तो आते ही आप उसको रैकेट पकड़ा दोगे, ऐसा तो करोगे नहीं, पहले ही फोरहैंड सिखाने लगे। सबसे पहले आपको उसका बेस बनाना है। बेस में आपको उसकी स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, स्पीड, ये सारी चीज़ों पे फोकस करना है कि ये जो इसका बेस है वो स्ट्रांग हो। पहले फिजिकली वो स्ट्रांग होगा, उसके बाद वो टेक्निकल पार्ट में जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे फिजिकल प्रिपरेशन, जिसमें उसका हम बेस बनाएंगे। स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी फिजिकल प्रिपरेशन में। देन आपका आएगा टेक्निकल। अब टेनिस में हम ले लेते हैं स्किल, कोई भी फोर हैंड ले लेते हैं, बैक हैंड। जब हमारा बेस रेडी हो जाएगा, उसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगा, इंड्योरेंस आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, तो हम उसके स्किल पे फोकस करेंगे। फोर हैंड हो गया, बैक हैंड हो गया, सर्विस हो गया, इसमें उसकी हम मास्टरी करेंगे कि वो इसमें एक्सपर्ट हो जाए। जब वो टेक्निकली प्रिपेयर्ड हो जाएगा, उसको फोर हैंड आने लगेगा, बैक हैंड आने लगेगा, सर्विस, जब वो टेक्निकल पार्ट में मास्टरी कर लेगा, उसके बाद हम किस पे फोकस करेंगे, टैक्टिकल पार्ट में। टैक्टिकल पार्ट क्या होता है, ड्यूरिंग मैच। ड्यूरिंग मैच उसको किस किस चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ओपोनेंट का खेलने का तरीका क्या है, उसकी उसके जो मिस्टेक्स हैं, जो उसके लूप होल्स हैं, उसको देखना, जज करना, फिर अपने गेम्स को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना। ये आ जाता है आपका टैक्टिकल प्रिपरेशन में। जब टेक्टिकली वो प्रिपेयर्ड हो जाएगा, उसके बाद आएगा मेंटल प्रिपरेशन। मेंटल प्रिपरेशन में क्या आएगा, मोटिवेशन। विदाउट मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता है, तो मोटिवेटेड होना चाहिए। ठीक है। और ड्यूरिंग मैच आपका क्या होगा, क्राउड प्रेशर होगा, उसको कैसे मैनेज करना है,
एंग्जाइटी होता है। तो ये सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है वो हम उसको सिखाएंगे मेंटल प्रिपरेशन में। तो ये आपका सीक्वेंस होगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है इसका सीक्वेंस, आप ध्यान रखना। सबसे पहले फिजिकल प्रिपरेशन, देन टेक्निकल, उसके बाद टैक्टिकल, फिर मेंटल प्रिपरेशन। क्लियर है? ओके, अब इसके बारे में हम थोड़ा और पढ़ते हैं। पहला था फिजिकल प्रिपरेशन, ठीक है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फोकसेस ऑन डेवलपिंग द बॉडी टू मीट द फिजिकल डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स। जैसे कि मैंने बताया टेनिस है, तो उसके जितने भी फिजिकल डिमांड हैं, चाहे वो स्पीड हो, स्ट्रेंथ हो, इंड्योरेंस हो, तो फिजिकल प्रिपरेशन में हमें ये सारी चीज़ें डेवलप करनी है। और इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है आपका टेक्निकल प्रिपरेशन। टेक्निकल प्रिपरेशन फोकसेस ऑन मास्टरिंग द स्किल एंड टेक्निक। जो भी उसके उस गेम से रिलेटेड स्किल्स हैं, उसके टेक्निक्स पे मास्टरी करना, वो हम टेक्निकल प्रिपरेशन में करेंगे। जब हम टेक्निकली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, फिर हम आएंगे टैक्टिकल में, जिसमें हमें गेम को समझना रहेगा, जो स्ट्रेटजीज होंगी, गेम प्लान्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो हम टेक्निकल प्रिपरेशन में डेवलप करेंगे। नेक्स्ट, मेंटल प्रिपरेशन, लास्ट। ये फोकस इसका होता है, मेन एम टू डेवलप मेंटल रिजिलियंस, फोकस एंड कॉन्फिडेंस। और जो भी सारी चीज़ें मेंटली आती हैं, चाहे वो आपकी एंग्जाइटी हो, क्राउड प्रेशर हो, उससे हमें कैसे टैकल करना है, वो चीज़ें आती हैं आपकी मेंटल प्रिपरेशन में। क्लियर? यहाँ तक था आपका ऑब्जेक्टिव। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक, सब लोग ध्यान देंगे, प्रिंसिपल्स। यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, कंफर्म है 100%। तो इस पे फोकस करेंगे, इजी है, आपको ध्यान रखना है। और ये जितने भी प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब मैंने लिख के लाया है, या जो भी पीपीटी में है, वो उसका रेफरेंस मैं बता दे रहा हूँ आपको, जिससे आपको कोई डाउट ना हो। हरदयाल सिंह बुक है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की, एंड नेक्स्ट बॉम्पा। तो ये दोनों बुक्स का रिसर्च करके जो भी कंटेंट है, वो सारे कंटेंट मैं अपने पीपीटी में लेकर आया हूँ, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेनिंग। नाम से ही आपको पता चल रहा है कंटिन्यूटी। अगर हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, या कोई स्किल सीख रहे हैं, या वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं, हमने 10 kg उठाया बेंच प्रेस, 15 kg किया, 20 kg किया, और कंटिन्यू हम करते रहें, तो ये इंक्रीज होता जाएगा। बट जैसे ही हम इसको डिसकंटिन्यू करेंगे, तो हमारे परफॉर्मेंस में क्या आ जाएगा, डिक्रीमेंट आ जाएगा, परफॉर्मेंस हमारा डिक्रीज होने लगेगा। तो ये प्रिंसिपल यही बोलता है कि अगर हम ट्रेनिंग में कंटिन्यूटी रखेंगे, तो हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता जाएगा। और जैसे ही हम अपना एक्टिविटी, ट्रेनिंग डिसकंटिन्यू करेंगे, तो वहाँ से हमारे परफॉर्मेंस में डिक्रीमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि ट्रेनिंग एक कंटिन्यूअस और रेगुलर प्रोसेस है। टू लॉन्ग ब्रेक और इरेगुलरिटी की वजह से परफॉर्मेंस में क्या आएगा, आपका डिक्रीमेंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ ट्रेनिंग लोड। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज़ है। ये प्रिंसिपल ये कहता है, फॉर एग्जांपल हमने 40 kg का बेंच प्रेस किया, ठीक है। अगले दिन भी हमने 40 kg किया, उसके नेक्स्ट डे भी हमने 40 kg किया। अगर हम
इसमें इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस क्या रहेगा, स्टैग्नेंट रहेगा, वहीं पे रुका हुआ रहेगा, इंक्रीज़ नहीं होगा। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हमने आज 40 केजी किया है और कल बोलने का मतलब या तो नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन जब भी होगा उसमें अगर हम इंक्रीज़ करेंगे, अब ज़रूरी नहीं कि आपने अगले वीक ही किया और वो आपसे उठ जाए, लेकिन ट्राई करना है। आपने एक बार ट्राई किया, फिर ट्राई किया, फिर एक दिन आएगा कि आप 45 केजी उठा ले रहे हो, फिर ऐसे ही हम 50 केजी करेंगे। तो अगर हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते जाएंगे तो हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। अदरवाइज़ हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करते हैं, अपना ट्रेनिंग का लोड नहीं बढ़ाते हैं, तो हमारा परफॉर्मेंस वहीं पे स्टैग्नेंट हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, हमने 40 केजी उठाया, फिर बॉडी ने यहाँ पे अडेप्ट कर लिया, अब हम 40 केजी बहुत ईजिली उठा लेंगे। फिर धीरे धीरे हमने 50 केजी उठा लिया, ये भी बॉडी हमारी क्या कर लेगी, अडेप्ट कर लेगी। ये सब कैसे होगा ये हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस आप इतना जान लो कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ ट्रेनिंग लोड और प्रोग्रेसिव ओवरलोड ये कहता है कि अगर आप वेट बढ़ाओगे, चाहे वेट हो या इंटेंसिटी हो, अब बस वेट समझ के मत रहना, चाहे इंटेंसिटी हो चाहे फ्रीक्वेंसी हो, ये सब बढ़ाने से भी आपका ट्रेनिंग लोड बढ़ेगा और आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल यही कहता है, लोड और एडेप्टेशन प्रोसेस का रिलेशनशिप बताता है कि आप लोड दो, आपकी बॉडी अडेप्ट करेगी, फिर आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। कोई एक एथलीट है, फॉर एग्जांपल उसे पसंद है क्रिकेट, ठीक है, बट आप उसको फोर्स कर रहे हो कि वो फुटबॉल में जाए प्रेशर में, तो वो चला गया फुटबॉल खेलने, बट उसका मन है नहीं फुटबॉल खेलने का, उसका मन है क्रिकेट खेलने का। वो जा तो रहा, वहाँ प्रैक्टिस करेगा, इन्वॉल्व होगा, लेकिन उसका कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उसका मन नहीं है वहाँ पे। आप उसको वहाँ तो ले तो जाओगे, लेकिन जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होगा। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर आप कोई एक्टिविटी करने जा रहे हो तो वहाँ पे आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तब जाके आपको वहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। इस पे एक लॉ भी है, लॉ ऑफ रेडीनेस, साइकोलॉजी में आप पढ़ोगे। अगर कोई इंसान कोई काम करने के लिए रेडी है ही नहीं, अगर आप उसको फोर्सफुली करा रहे हो तो उससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलना बहुत मुश्किल है। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन यही बोलता है कि अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो एक्टिवली तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। इट इज़ द फैक्ट प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी दैट, एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, यू कैन ब्रिंग द हॉर्स इन टू द वाटर। आप घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हो, बट आप उसको पानी पीने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो। वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया कि आप फोर्सफुली ले तो जा सकते हो, लेकिन वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा उसकी श्योरिटी आपको नहीं मिलेगी वहाँ पे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। नाम से ही पता चल रहा है हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। आप एक ही ट्रेनिंग मेथड दो डिफरेंट इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या चीज़ें उसमें चेंज हो सकती है। उनका एज डिफरेंट हो सकता है, वेट डिफरेंट हो सकता है, उनका टैलेंट डिफरेंट होगा, इंटेलिजेंस डिफरेंट होगा, सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। तो आप कोई एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग मेथड दो इंडिविजुअल्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हो, दोनों क्योंकि डिफरेंट होते हैं। हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है, तो सबके लिए एक अपना ट्रेनिंग मेथड होना चाहिए ट्रेनिंग करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, बायोलॉजिकल एंड क्रोनोलॉजिकल एज डिफरेंट होगा, ट्रेनिंग एज डिफरेंट होगा, ट्रेनिंग स्टेट होगा डिफरेंट। कैसे, या तो ये बिगनर होगा मे बी और ये एलीट एथलीट होगा,
तो आप दोनों के लिए एक ही ट्रेनिंग मेथड कैसे अप्लाई कर सकते हो? तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी यही कहता है कि दो इंडिविजुअल हैं, वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, बहुत सारे फैक्टर्स पे हो सकते हैं डिफरेंट, तो सबके लिए एक डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड दोनों के ऊपर अप्लाई होना चाहिए, डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड। ये कहता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ रिकवरी। विदाउट रिकवरी आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करेगा ही नहीं, क्योंकि रिकवरी आपके बॉडी को टाइम देता है कि आप जो भी आपको लोड मिला है प्रीवियसली उसको पे वो अडेप्ट कर सके। ठीक है, आपने बॉडी को लोड दिया, जितना आपने लोड दिया उसी रेशियो में बॉडी को रिकवरी भी चाहिए। अगर उस रेशियो में बॉडी को रिकवरी नहीं मिलती है, या तो आप इंजर्ड हो जाओगे, या तो आपका परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। तो हमें ये फोकस करना है कि जब भी हम अपने बॉडी को लोड दें तो उसी रेशियो में हमें बॉडी को रिकवरी का टाइम भी देना है, न्यूट्रिशन भी देना है, जिससे बॉडी फुली रिकवर कर पाए और हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। ये कहता है आपका द प्रिंसिपल ऑफ रिकवरी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ जर्नल एंड स्पेसिफिक ट्रेनिंग। ध्यान देना, जर्नल ट्रेनिंग और स्पेसिफिक। जर्नल ट्रेनिंग का बेसिकली एम होता है आपका बेस बनाना। ठीक है, अब आप कोई भी पर्टिकुलर गेम, मैंने टेनिस का एग्जांपल दिया कि जर्नल ट्रेनिंग क्या हो गई टेनिस में, जो सभी गेम में सेम है। फॉर एग्जांपल इंड्योरेंस, बहुत सारे गेमों में अप्रॉक्स सभी गेम में चाहिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए, स्पीड चाहिए। तो जनरल ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं जिसमें हम पर्टिकुलर एथलीट का बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं। और स्पेसिफिक ट्रेनिंग में क्या आएगा, पर्टिकुलर स्किल, उस गेम का पर्टिकुलर स्किल। फॉर एग्जांपल टेनिस में मैंने बताया फोर हैंड, बैक हैंड, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक ट्रेनिंग ये बोलता है कि ये दोनों ही ट्रेनिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। विदाउट जनरल ट्रेनिंग हम एक इंडिविजुअल का बेस नहीं बना पाएंगे, जिसकी वजह से वो ये सारे स्किल सीखने में भी उसे हिंड्रेंस आएंगे, मुश्किल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक ट्रेनिंग ऑफ अ स्पोर्ट्समैन इज इक्वली इम्पोर्टेंट बिकॉज जनरल ट्रेनिंग क्रिएट्स द बेस एंड स्पेसिफिक ट्रेनिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा ड्यू टू स्पेसिफिक ट्रेनिंग। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। एक एथलीट को, जो भी एथलीट होता है, जब वो अपना ट्रेनिंग प्लान बनाता है तो उसमें उसके जो गोल सेट होते हैं वो क्लियर होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर ईयर मुझे कितना परफॉर्म करना है और मुझे किस लेवल तक जाना है, किस लेवल तक खेलना है। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए आपके गोल को लेके। अगर आपका गोल ही नहीं क्लियर होगा कि आपको क्या, कहाँ तक खेलना है, किस लेवल तक जाना है, आपकी क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए, तो फिर आपका जो ट्रेनिंग प्लान है वो अनसक्सेसफुल है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी यही बोलता है कि स्पोर्ट्समैन को उसके जो भी गोल्स हैं उसको लेके वो क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या अचीव करना है। अगर आपका गोल क्लियर है तो उस गोल के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेनिंग प्लान बनाओगे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल ट्रेनिंग लोड। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी आप प्रैक्टिस में करते हो तो कंडीशंस बहुत इजी होते हैं, आपके ऊपर क्राउड प्रेशर नहीं होता, मैच प्रेशर नहीं होता, तो आप जो आपका नॉर्मल परफॉर्मेंस होता है उससे आप ज़्यादा परफॉर्म कर लेते हो। लेकिन
ड्यूरिंग कंपटीशन मैच प्रेशर की वजह से, क्राउड प्रेशर की वजह से आपके परफॉर्मेंस में थोड़ा डिक्रीमेंट आता है। जैसे कि आप ड्यूरिंग प्रैक्टिस अब 200 केजी का बेंच प्रेस मार दिया आपने, आपका पीआर है 1 आरए में, ठीक है। बट ड्यूरिंग कंपटीशन यही घट के आपका 170 180 हो जाता है। आप कभी भी किसी के एथलीट को देखना, उसका जो 1 आरएम होगा ड्यूरिंग प्रैक्टिस वो ज़्यादा होगा, लेकिन जब वो कंपटीशन में जाता है तो वही आपका कम हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल यही कह रहा है कि आप जब प्रैक्टिस करो तो आपका जो भी पीआर है आप ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो। आप रेडी रहो, कंपटीशन में जो भी अनफोर्सीन कंडीशंस आ जाएं, क्राउड प्रेशर आ जाए या आपका ओपोनेंट है उसने ज़्यादा ही वेट उठा दिया, तो उसके लिए आप अपने ट्रेनिंग में उसके लिए आप रेडी रहो कि कभी कुछ भी कंडीशन आ सकता है। तो उसके लिए आपका जो भी परफॉर्मेंस है उससे ज़्यादा आप परफॉर्म करने की कोशिश करो आपके प्रैक्टिस सेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी। प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी बोलता है कि आपका जो ट्रेनिंग प्लान है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, माइक्रो साइकिल में, मेसो साइकिल में और माइक्रो साइकिल में। अब आपका माइक्रो साइकिल हो गया वो 3 से 12 मंथ का हो जाएगा। अब अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, कहीं पे आपको 6 to 8 मंथ्स दिया होगा, तो आप ये कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मेसो साइकिल होता है 3 to 6 वीक, इसको हम ऑपरेटिव प्लान भी बोलते हैं। और माइक्रो साइकिल हो गया 5 to 10 डेज का, ऑल्सो कॉल्ड वीकली प्लान। तो ये आपका इसका ड्यूरेशन याद रखना इम्पोर्टेंट है। और जो इनका दूसरा नाम है, जैसे कि मेसो साइकिल को हम ऑपरेटिव प्लान भी बोलते हैं और माइक्रो साइकिल को हम वीकली प्लान भी बोलते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी यही बोलता है कि आपका जो ट्रेनिंग प्लान है उसको हम छोटे छोटे टाइम पीरियड में डिवाइड कर देते हैं, जिसको जिसकी वजह से इसको इम्प्लीमेंट करना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी। एक टर्म होता है मोनोटोनस ट्रेनिंग, इसकी वजह से ये प्रिंसिपल आया। मोनोटोनस ट्रेनिंग क्या सर होता है कि एक्चुअली सर स्क्रीन बंद हो गया सर। ओके, अब शो हो रहा है। दिस No, इज sir, सर it's visible. कुछ हो रहा ओके, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी में क्या था, जो मोनोटोनस ट्रेनिंग होती है उसमें क्या होता है, हम एक तरह का ही ट्रेनिंग प्रोसेस फॉलो करते रहते हैं। उससे क्या होता है, या तो बोर्डम हो जाता है और वो पर्टिकुलर जो बॉडी पार्ट है जिसकी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वो उसको लेकर एक टर्म है, टर्म मुझे याद नहीं आ रहा। तो आप जब भी मोनोटोनस ट्रेनिंग करोगे, एक तरह का ही एक्सरसाइज आप करते जाओगे, तो आपका जो परफॉर्मेंस है उसमें एक स्टैग्नेंट आ जाएगा, प्लेट्यू आ जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि आप अगर आप एक ही तरह का एक्सरसाइज करोगे उस पर्टिकुलर स्किल के लिए, तो एक पहले इनिशियली तो आपका इंक्रीज होगा, इनिशियली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपके परफॉर्मेंस में प्लेट्यू आ जाएगा या स्टैग्नेंट, आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा नहीं, वहीं पे आके अटक जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड हो गया कि एक पर्टिकुलर जो एथलीट होता है अगर एक ही एक्सरसाइज वो डेली बेसिस पे परफॉर्म कर रहा है तो या तो बोर हो जाएगा, वो बोर्डम आ जाएगा। आप अपने ऊपर अपना एग्जांपल लेके भी इसको ट्राई कर सकते हो। आप कभी भी एक ही तरह का एक्टिविटी परफॉर्म करते रहोगे तो कुछ टाइम के बाद आप बोर हो जाओगे। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि आप जब भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करो तो उसमें वैरायटी होनी चाहिए। फॉर फॉर दैट सेम एक्टिविटी और स्किल, वही स्किल सीखने के लिए आप 2-3 तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करो, ना कि बस एक ही तरह की एक्सरसाइज। ये हो गया आपका द प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी।
नेक्स्ट है द प्रिंसिपल सर ऑफ, एक बार सर प्रिंसिपल ऑफ साइकिलिसिटी सुनना सकते हैं? ओके लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। ओके। ओके, अब है द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर आप अपने ट्रेनिंग से ब्रेक ले लेते हो, लॉन्ग ब्रेक, या आप ट्रेनिंग छोड़ देते हो, तो ऑब्वियस सी बात है, आपका भी जो भी गेनिंग हुआ, जो भी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ, इनहेंस हुआ, वो क्या हो जाएगा आपका, उसी रेशियो में उसका डिक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब परफॉर्मेंस आपका डिक्रीज होने लगेगा अगर आप ट्रेनिंग छोड़ देते हो। तो आपने ट्रेनिंग किया, आपका परफॉर्मेंस इनहेंस हुआ, फिर आपने क्या किया, आपने ट्रेनिंग छोड़ दिया, तो आपका ट्रेनिंग वहीं पे नहीं रहेगा, आपका जो भी गेन है, जो भी रिजल्ट है, वो वहीं पे नहीं रहेगा। अगर आपने ट्रेनिंग छोड़ दिया है तो वो वापस उसका डिक्रीमेंट होने लगेगा। तो यही कहता है प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी। अगर आप ट्रेनिंग छोड़ देते हो तो आपका परफॉर्मेंस धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट और लास्ट, द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरिंग रिजल्ट। इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो भी ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रिजल्ट। ठीक है, हमने ट्रेनिंग किया और हमें एक कंपटीशन में रिजल्ट नहीं मिला, दूसरे में भी रिजल्ट नहीं मिला, तीसरे में भी रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देंगे, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, फिर हमारा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी ट्रेनिंग करो और उसका आपको अगर रिज़ल्ट ना मिले, जो जिस रिज़ल्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिर आप उससे क्या होगा, उसका उससे आपका कॉन्फिडेंस कम होगा और आपका इंटरेस्ट भी उसमें कम हो जाएगा। तो द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरिंग रिजल्ट यही बोलता है कि जो भी कोच होते हैं उनको ट्राई करना चाहिए कि जो उनका एथलीट है वो अचीव करे जिस टारगेट को लेकर वो ट्रेनिंग कर रहा था। तो ये कहता है आपका द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरिंग रिजल्ट। एक बार साइक्लिसिटी देख लेते हैं। साइक प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी ये बोलता है कि आपका जो भी ट्रेनिंग प्लान है, ठीक है, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना है। अब जैसे कि माइक्रो साइकिल है, वो माइक्रो साइकिल में हम फोकस करेंगे कि टेनिस में हमें फोरहैंड करना है, तो हमें फोरहैंड सीखना है, तो उस माइक्रो साइकिल, उस माइक्रो पीरियड में हम फोरहैंड पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, अब फिर ये हो गया आपको माइक्रो साइकिल का टारगेट। जब उसको हम छोटा छोटा रखेंगे, अचीव करेंगे, तब जाके वो प्लान सक्सेसफुल होगा। फिर हमने मेसो साइकिल का प्लान रखा कि हमारा फोरहैंड बैकहैंड दोनों स्ट्रांग हो जाना चाहिए इस टाइम पीरियड तक। फिर आप माइक्रो साइकिल का कुछ टारगेट रखोगे। तो इसीलिए एक ट्रेनिंग प्लान को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें आप एक और पॉइंट कर लो, ट्रेनिंग सेशन। ये पर्टिकुलर सेशन होता है जो हम परफॉर्म करते हैं। मॉर्निंग सेशन हो गया, इवनिंग सेशन, और ये जो ट्रेनिंग प्लान का बेसिक यूनिट होता है, ये ध्यान रखना, बेसिक यूनिट ऑफ ट्रेनिंग प्लान। क्लियर है? क्वेश्चंस कर लेते हैं, सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। An athlete stops training for 3 weeks due to an injury and experiences a noticeable decline in cardiovascular endurance and muscular strength. Which core principle of sports training does this scenario illustrate? Principle of overload. ऑप्शन नंबर सी। Okay, ऑप्शन नंबर सी, गुड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक एथलीट है, उसने ट्रेनिंग करना छोड़ दिया है फॉर 3 वीक्स ड्यू टू एन इंजरी, और उसके कोच ने क्या किया है, एक्सपीरियंस किया कि उसके कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस में डिक्लाइन आया है। तो ओवरलोड तो होगा नहीं,
स्पेसिफिसिटी होगा नहीं, पीरियडाइजेशन होगा नहीं, ये होगा आपका रिवर्सिबिलिटी, कि जब भी उसने ट्रेनिंग से ब्रेक लिया उसका परफॉर्मेंस डिक्लाइन किया। तो ये बोलता है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट, two athletes follow the exact same workout routine for 2 months. Athlete A gains 3 kg of muscle mass, while athlete B shows minimal muscular hypertrophy but significant improvement in endurance. Which principle explains this outcome? Reversibility, individual differences, specificity या principle of active involvement? तो इसका आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि ये यहाँ पे यही बोल रहा है कि दो एथलीट हैं, दोनों ने सेम वर्कआउट फॉलो किया 2 मंथ के लिए, लेकिन एक एथलीट ने 3 kg वेट गेन किया, लेकिन एक और एथलीट है उसमें बस मसल हाइपरट्रॉफी देखने को मिली सिग्निफिकेंट। तो दोनों में चेंजेस डिफरेंट आ रहा है। क्यों चेंजेस डिफरेंट आ रहा है? क्योंकि दोनों के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस यही बोलता है कि एक ट्रेनिंग का जो भी मेथड है वो दो इंडिविजुअल्स पे अलग अलग इफेक्ट करेगा, इसलिए सबके लिए एक पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग मेथड होना चाहिए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अ कोच increases the weight of an student's squat from 60 kg to 65 only after the student demonstrate perfect form at a lower weight. This best illustrates which principle? Response. Option number A, principle of adaptation. गुड। तो यहाँ पे कोच क्या बोल रहा है? कोच ने क्या किया, स्टूडेंट का स्क्वाट 60 kg से 65 kg बढ़ा दिया। आफ्टर द स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट परफेक्ट फॉर्म एट लोअर वेट। इसमें ये बोला है कि एक स्टूडेंट है वो 60 kg पे एकदम परफेक्ट स्क्वाट्स कर रहा था, बहुत ईजिली परफॉर्म कर रहा था। उसके बाद क्या किया, उसके कोच ने वेट बढ़ा के 65 कर दिया। तो उसने कब किया? क्योंकि उसने जो 60 kg का वेट था जिस स्क्वाट, उसने उसको अडेप्ट कर लिया है, उसकी बॉडी ने इसको अडेप्ट कर लिया और उस चीज़ को बहुत ईजिली परफॉर्म कर रहा है। अगर वो अडेप्ट नहीं कर पाता तो वो उस पर्टिकुलर स्किल को इतना ईजिली परफॉर्म नहीं कर पाता। उस स्टूडेंट की बॉडी ने 65 kg वेट को एज अ स्क्वाट अडेप्ट कर लिया है, इसलिए वो 65 kg से कर पा रहा है। तो इसका आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेशन। गुड। लास्ट क्वेश्चन, if an athlete trains too hard without sufficient rest, they may experience a decline in performance and chronic fatigue. This violates which essential principle? Easy question. Option number A, principle of rest. Good. तो यहाँ पे सिंपल यही बोला है कि अगर एथलीट बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है बट प्रॉपर रेस्ट रिकवरी नहीं लेता है तो वो उसके परफॉर्मेंस में क्या आएगा? डिक्लाइन आएगा। तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी यही बोलता है कि अगर एथलीट वर्कआउट कर रहा है, ट्रेनिंग लोड ले रहा है, ट्रेनिंग लोड है उसके ऊपर, तो उस लोड के बराबर उसकी रिकवरी भी होनी चाहिए, तभी उसको एक पॉजिटिव रिजल्ट या परफॉर्मेंस में इंक्रीज दिखेगा। अदरवाइज परफॉर्मेंस में डिक्लाइन होगा और उसको इंजरी होगी। ठीक है, तो किसी को डाउट है यहाँ तक? पहले एक बार से प्रिंसिपल ऑफ ensuring result समझा दें। प्रिंसिपल ऑफ, ensuring result। ओके,
प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरिंग रिजल्ट ये कहता है, हम प्रैक्टिस क्यों करते हैं? क्योंकि हमें चाहिए पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप टेनिस प्लेयर हो, ठीक है, आपने अपना इस साल का टारगेट रखा है कि आपको फ्रेंच ओपन खेलना है या यूएस ओपन खेलना है। ठीक है, आपने इसके लिए प्रैक्टिस किया, साल भर प्रैक्टिस किया आपने, हार्ड वर्क किया, फिर जब टाइम आया परफॉर्म करने का, आप ना तो फ्रेंच ओपन खेल पाए ना तो यूएस ओपन खेल पाए। तो उससे क्या होगा, क्योंकि आपने इसके लिए प्रैक्टिस की और आपको इसका रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए आपको जीतना जरूरी है। अगर आप जीतते जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। लेकिन आप वहीं पे अगर आप हारते जा दो, एक मैच हारा, फिर दूसरा मैच हारा, फिर तीसरा मैच हारा, तो उससे क्या होगा, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करोगे और आपको थोड़ा वो मोटिवेशन नहीं आएगा। तो द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरिंग रिजल्ट यही बोलता है कि हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि आपका जो परफॉर्मेंस हो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। मे भी हो सकता है आप फाइनल ना जीतो, सेमीफाइनल खेलो, क्वार्टर फाइनल खेलो, लेकिन आप उतना भी वहाँ तक भी नहीं पहुँच रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस आप लूज़ करोगे। तो ये प्रिंसिपल यही बोलता है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए, जिससे आपका परफॉर्मेंस, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तो उससे आपका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगा। क्लियर? ओके, तो आज के लिए इतना ही था। आई होप सबको समझ आया होगा। Yes, sir. ओके।